जय भारत स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने इंटीग्रल जो है वो निकाला था, इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शन पार्ट। आज हम ग्रेटेस्ट टर्म के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। समझ लो कि ऐसा कुछ एग्जाम्पल हमको दिया है, समझ लेना, ठीक तरह से समझना। यहाँ पे ऐसा दे दिया है 1+x होल रेस टू 5। अब इसके एक्सपांशन में ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा वो हमको निकालना है। अगर x की वैल्यू 1/2 हो, ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है अगर x की वैल्यू 2 हो, ठीक है। तो वो कैसे हम निकालेंगे? तो सबसे पहले नॉर्मल मेथड से अगर जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा 5c0 प्लस 5c1x प्लस 5c2 एक्स स्क्वायर प्लस 5c3 एक्स क्यूब प्लस 5c4 एक्स रेज टू 4 प्लस 5c5 एक्स रेज टू 5। अब हमको पता है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो हमको लग रहा है कि भाई अगर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो है वो ग्रेटेस्ट टर्म हो सकती है, पर वो डिपेंड करेगा x की वैल्यू पे, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ x की वैल्यू डाल देता हूँ 1/2, तो इसमें से कौन सा ग्रेटेस्ट टर्म होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 1/4, यहाँ पे 10, यहाँ पे हो जाएगा 1/8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पे 2, सो ये हो जाएगा 5/2 मीन्स 2.5। यहाँ की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 5/4, सो ये हो जाएगा 1.25। तो ये तो ग्रेटेस्ट टर्म नहीं बनेगा, ये वाला ग्रेटेस्ट टर्म बना। पर इसके लिए भी चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5/5 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 5/2, तो ये भी हो गया 2.5। यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ तो x है ही नहीं, तो यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ की बात कर लेते हैं तो 5 इंटू 1/16, ये तो बहुत छोटा होगा। और यहाँ की बात करते हैं 1 इंटू 1/32, ये भी बहुत छोटा होगा। तो ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा हुआ? ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। अगर मैं x की वैल्यू जो है, यहाँ पे मैंने कौन सी वैल्यू डाली है? x की वैल्यू डाल दी है 1/2। अगर मैं x की वैल्यू 2 डालता हूँ तो ये तो 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 2 विच इज़ इक्वल्स टू 10। यहाँ की बात कर लेते हैं तो 10 इंटू 2 स्क्वायर मीन्स 4, तो ये हो जाएगा 40, ठीक है। यहाँ की बात करते हैं सो 10 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 80। यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 16, तो ये भी हो जाएगा 18। यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 32, तो ये हो जाएगा 32। तो ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा हुआ? ये वाला और ये वाला। पर अगर ग्रेटेस्ट टर्म पूछा है, यहाँ पे तो 5 था इसलिए हमने कर लिया, पर अगर ऐसा दे दिया हमको कि भाई 1+x होल रेस टू 50 और इसका ग्रेटेस्ट टर्म निकालो, तो क्या हम इस तरह से एक्सपांशन करके कर पाएंगे? नहीं, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है, वो मेथड से हम जाएंगे तो ये इजीली हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1/2 है, x की वैल्यू अगर 1/2 है तो ये वाला टर्म जो है, ये वाला मीन्स थर्ड टर्म हो गया, सो t3 और t2 दोनों ही ग्रेटेस्ट टर्म हुए। अगर x की वैल्यू मैंने ले ली है 2, तो उस टाइम ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा है? ये वाला और ये वाला। ओके, ये वाला मीन्स कौन सा हो जाएगा? t1 t2 t3 t4 हो जाएगा। एंड दूसरा हो जाएगा
T5। ओके, तो ये T2 एंड T3 1/2 के लिए T2 एंड T3 जो है वो ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 2 हुई तो उस टाइम T4 एंड T5 जो है वो ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा। पर हर बार हम ये एक्सपांसन करके नहीं करेंगे, उसके लिए एक मेथड है, वो मेथड से हम जाएंगे। ठीक तरह से समझना ये मेथड क्या है, बाद में सभी के लिए हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऐसा दे दिया है 1+x होल रेज टू 100 दिया है तो इसके लिए भी हम ग्रेटेस्ट टर्म इजीली निकाल पाएंगे। अगर ऐसा दे दिया है 1+x होल रेज टू 1000 दिया है तो इसके लिए भी हम ग्रेटेस्ट टर्म जो है वो इजीली निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको लिखना है TR+1। ओके, तो TR+1 क्या हो जाएगा 5CR x रेज टू r। बाद में हमको लिखना है TR, तो ये हो जाएगा 5CR-1। यहाँ पे हो जाएगा x रेज टू r-1। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1। आ रही है बात समझ में? बाद में स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है, इसका रेशियो ले लेना है TR+1 अपॉन TR। TR+1 क्या हो जाएगा 5CR इंटू एक्स रेज टू आर। यहाँ पे हो जाएगा 5CR-1 इंटू एक्स रेज टू r-1। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल अपॉन में आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r फैक्टोरियल इंटू r-1 फैक्टोरियल। और यहाँ पे सिंपली बच जाएगा x। तो ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस r इंटू 5 माइनस r इंटू r-1 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर जो है उसमें आ जाएगा 5 माइनस r फैक्टोरियल इंटू r-1 फैक्टोरियल इंटू x। तो ये r-1 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 माइनस r फैक्टोरियल कैंसिल। तो अब हमारे पास बच गया है 6 माइनस r अपॉन r इंटू एक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेप 2। बाद में जो आ रहा है उसमें ऐसा कुछ करेंगे, स्टेप 3 उसमें हम लिखेंगे TR+1 अपॉन TR ग्रेटर देन 1। और इसके लिए जो है वो इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। देखना ठीक तरह से, इसकी वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 6 माइनस r अपॉन r इंटू एक्स ग्रेटर देन 1। अब x की वैल्यू क्या लेनी है 1/2, तो 1/2 ले लेते हैं। तो 6 माइनस r अपॉन r इंटू 1/2 ग्रेटर देन 1। तो ये हो जाएगा 6 माइनस r ग्रेटर देन 2r। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इज़ ग्रेटर देन 3r। तो ये हो जाएगा 2 इज़ ग्रेटर देन r। अब यहाँ पे अगर इंटीजर आ रहा है, तो T2 एंड T2+1 जो है वो ग्रेटेस्ट टर्म होगा। ओके, अब देखो तो T2 एंड T2+1, तो ये हो जाएगा T2 एंड T3 आर ग्रेटेस्ट टर्म। देखो तो आ रहा था वो T2 एंड T3 आ रहा है ना, आ रही है बात समझ में? अगर x की वैल्यू हमने ले ली है 2 तो क्या आएगा, ठीक तरह से देखना। यहाँ पे 1/2 की जगह पे हम लिख देंगे 2। यहाँ पे मैंने लिख दिया है 2। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2r ग्रेटर देन r। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 ग्रेटर देन 3r। तो ये हो जाएगा 4 इज़ ग्रेटर देन r।
तो यहाँ पे अगर ये वैल्यू जो है वो अगर इंटीजर आ रही है तो T4 एंड T4 प्लस 1 मीन्स T4 एंड T5 जो है वो ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगी। ओके देखो तो T4 एंड T5 जो है वो ग्रेटेस्ट टर्म हो रही थी। आ रही है बात समझ में? कैसे हो रहा है ये समझ में आ रहा है आपको? तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, TR प्लस 1 निकालो, TR निकालो, बाद में रेशियो ले लो, रेशियो लेके x की वैल्यू, थर्ड स्टेप में x की वैल्यू डाल दो और वो इनइक्वालिटी को सॉल्व करो। अगर यहाँ पे ये वैल्यू जो है इंटीजर आ रही है, समझ लो कि ये वैल्यू m है, m इज़ ग्रेटर देन r, तो Tm एंड Tm प्लस 1 जो है वो ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगी। ओके अगर ऐसा हुआ यहाँ पे इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही है, मान लो कि ऐसा कुछ आ रहा है 3/2 ऐसा आ रहा है, 3/2 क्या हो जाएगा 1/1.5, तो इसको हम बोल देंगे m और उसका इंटीग्रल पार्ट निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 और T1 जो है वो ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगी। ओके सॉरी T1 प्लस 1, इसको अगर हमने बोल दिया k, तो k प्लस 1 k प्लस 1 जो है वो ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगी। k प्लस 1 जो है वो ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? कैसे हो रहा है ये समझ में आ रहा है आपको? ग्रेटेस्ट टर्म हमको निकालना है, हर टाइम हम एक्सपांशन नहीं कर पाएंगे, सो ये मेथड से जाएंगे तो हमको ग्रेटेस्ट टर्म जो है वो मिल जाएगा। तो इसका एल्गोरिदम जो है वो हम लिख लेते हैं। तो एल्गोरिदम देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या बोला था, TR प्लस 1 निकालो, TR निकालो, बाद में क्या करना है TR प्लस 1 अपॉन TR जो है वो रेशियो निकालो, बाद में क्या करना है TR प्लस 1 अपॉन TR जो है वो ग्रेटर देन 1 लिखो, बाद में यहाँ पे जो इनइक्वालिटी आ रही है उसको सॉल्व करो, m की वैल्यू निकालो। अगर m जो है वो इंटीजर आ रहा है तो mth टर्म एंड m प्लस 1th टर्म जो है वो इक्वल होंगे इन मैग्नीट्यूड, दिस टू टर्म्स आर ग्रेटेस्ट टर्म। अगर m जो है वो इंटीजर नहीं है तो इसका इंटीग्रल पार्ट निकालो और उसको बोल दो k, और k प्लस 1th टर्म जो है वो हो जाएगी ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट टर्म के बारे में जो डिस्क्रिप्शन था वो। अब आगे बढ़ते हैं। अब ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे ठीक तरह से देखना। अब निकालना है ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, तो ये मैंने क्या ड्रॉ किया है हमको पता है, इसको हम बोलते हैं पास्कल ट्राइंगल। ये क्या है 1C1, ओके, ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 0C0, ये हो जाएगा 1C0, ये हो जाएगा 1C1, ये हो जाएगा 2C0, ये हो जाएगा 2C1 और ये हो जाएगा 2C2। सेम वे ये हो जाएगा 3C0, ये हो जाएगा 3C1, ये हो जाएगा 3C2 एंड ये हो जाएगा 3C3। सिमिलरली सारे के लिए हमने ऐसा लिख दिया है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे NCR, इसको अगर हम NCR कंसीडर कर लेते हैं तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी 2, यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी 3, यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी 4, यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 5, यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 6 और यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 7। अगर हमको ऐसा कुछ दिया है 1
प्लस एक्स होल रेज टू एन, तो इसका एक्सपांशन क्या हो जाएगा, एन सी ज़ीरो प्लस एन सी वन इंटू एक्स प्लस डॉट 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 अप टू एन सी एन इंटू एक्स रेज टू एन। तो ये जो है ना एन सी आर, ये सारे जो है उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल कोएफिशिएंट। क्या बोलेंगे, बाइनोमियल कोएफिशिएंट। अब हमको क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले मैं इवन नंबर जो है, एन की वैल्यू जो है वो इवन है, उसके लिए हम कंसिडर कर लेते हैं। तो हमको दिख रहा है कि ये जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है। अगर एन की वैल्यू इवन है तो ये जो है वो ग्रेटेस्ट है। यहाँ पे इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 4C, 4C0, 4C1, 4C2, ये हो जाएगा। अब ये वैल्यू जो है वो ग्रेटेस्ट है। अगर n की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 6, तो ये वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, देखो तो 6C0, 6C1, 6C2, 6C3। तो 6C3 जो है वो हमारा ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा, मीन्स ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ठीक तरह से ऑब्जर्व करो तो ऐसा हो रहा है, NCR जो है वो ग्रेटेस्ट होगा अगर इफ n इवन, अगर n इवन हुआ तो NCR इज ग्रेटेस्ट where r इज इक्वल्स टू n बाई 2। डालो तो n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, तो 2 डिवाइड बाई 2 तो हो जाएगा 1। सो 2C1 जो है वो हमारा ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट होगा। ओके, अगर मैं इसकी बात करूँ तो n की वैल्यू है 4, तो r की वैल्यू हमको क्या लेनी है, n बाई 2 मीन्स 4 बाई 2, तो ये हो जाएगा 2। सो 4C2 जो है वो मैक्सिमम होगा या ग्रेटेस्ट होगा। अगर मैं n की वैल्यू ले लेता हूँ 6, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, n बाई 2 मीन्स 6 बाई 2, तो हो जाएगा 3। सो 6C3 जो है वो हो जाएगा मैक्सिमम। ओके, अगर n की वैल्यू 8 है तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। सो 8C4 जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। अगर n की वैल्यू है 10 तो उस टाइम r की वैल्यू हो जाएगी 5। सो 10C5 जो है वो ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि अगर n जो है वो इवन है तो उस टाइम r की वैल्यू क्या हो जाएगी, n बाई 2, और हमको क्या मिल जाएगा, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं ले रहा हूँ n ऑड, तो उसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे अगर n ऑड है तो ये जो है वो मैक्सिमम है। कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। ओके, ये जो है वो मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है, सेम है। आ रही है बात समझ में। यहाँ पे n की 5 वैल्यू लेता हूँ तो ये जो हो जाएगा, ये 5C0, 5C1, ये हो जाएगा 5C2 और ये हो जाएगा 5C3। तो ये वैल्यू एंड ये वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। अगर मैं n की वैल्यू ले लेता हूँ 7, तो ये 7C0, 7C1, 7C2, 7C3, 7C4, ये दोनों वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो उस टाइम हम कैसे निकालेंगे, तो ऐसा हो जाएगा, NCR इज मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट, ऐसा बोल सकते हैं। ग्रेटेस्ट R इज इक्वल्स टू हम ले लेंगे n+1 डिवाइड बाई 2, एंड R
आर इज इक्वल्स टू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू प्लस वन। ठीक है, दोनों ही वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। अब देख लो यहाँ पे हो रहा है ऐसा, यहाँ पे n की वैल्यू है 3, 3 प्लस यहाँ पे सॉरी ये तो ऐसा कर लेते हैं, ऐसा नहीं आ जाएगी, पर ये नंबर जो है यहाँ पे r की वैल्यू ले लेते हैं n माइनस वन डिवाइड बाई टू एंड r इज इक्वल्स टू n माइनस वन डिवाइड बाई टू प्लस वन। अब n की वैल्यू डाल दो 3, 3 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, r की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो तो अगर मैंने n इज इक्वल्स टू 3 डाला है तो r की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस वन, 2 डिवाइड बाई टू, सो 1, सो 3c1 जो है वो मैक्सिमम है एंड 3c2 भी मैक्सिमम है। सेम वे यहाँ पे r की वैल्यू 2 आ जाएगी। समझ लो कि मैंने n की वैल्यू डाल दी 5, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 माइनस वन, सो 4, 4 डिवाइड बाई टू, सो 2 एंड r इज इक्वल्स टू 3, सो 5c2 जो है वो एंड 5c3 जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। अगर मैंने n की वैल्यू डाल दी 7, तो 7 माइनस वन 6, 6 डिवाइड बाई टू, सो r की वैल्यू 3 एंड r की वैल्यू 4, तो इसका मतलब 7c3 एंड 7c4 जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? मैक्सिमम वैल्यू कैसे ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट कैसे निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू मीन्स ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। ओके, कैसे निकालना है ये बात आपको समझ में आ रही है? तो ये हो गई है हमारी बात किसकी, ग्रेटेस्ट टर्म की एंड ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट की। ओके, तो ये जो है वो एक बार लिख लो आप, बाद में आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है मल्टीनोमियल थ्योरम। अब मल्टीनोमियल थ्योरम समझने के लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए, समझ लो कि यहाँ पे ऐसा कुछ दे दिया है x प्लस ए होल रेज टू n। इसका अगर हम एक्सपांसन करते हैं तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, r रनिंग फ्रॉम 0 टू n, NCR x रेज टू n माइनस आर ए रेज टू आर, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ ठीक तरह से समझना, मैं इसको बोल रहा हूँ R1, सो यहाँ पे n माइनस आर इज इक्वल्स टू R1 एंड इसको मैं बोल रहा हूँ R2, सो R2 इज इक्वल्स टू R। तो ऐसा कुछ हो जाएगा ये, यहाँ पे मैं n इज इक्वल्स टू, अब देखो तो R1 प्लस R2 निकालो तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा n माइनस R प्लस R, सो ये कैंसल, सो R1 प्लस R2 जो है वो हो जाएगा n। तो यहाँ पे मैं ये समेशन को रिप्लेस कर रहा हूँ n इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 से, और यहाँ पे हो जाएगा NCR अब नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसा हम लिख देते हैं, n फैक्टोरियल आएगा तो n फैक्टोरियल एज इट इज़, बाद में नीचे आएगा n माइनस आर, तो वो हो जाएगा R1 फैक्टोरियल, बाद में आएगा R फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल को हमने बोल दिया है R2, और यहाँ पे हो जाएगा x रेज टू R1 इंटू ए रेज टू R2। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल, बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्यों इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो ही टर्म है, ये फर्स्ट वाला टर्म, ये सेकंड वाला टर्म, ये फर्स्ट वाला टर्म, ये सेकंड वाला टर्म, दो ही टर्म है, सो इसको हम बाइनोमियल बोलेंगे। समझ लो कि ऐसा कुछ दिया है a प्लस बी प्लस सी होल रेज टू n, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, क्योंकि यहाँ पे तीन टर्म है। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा दे दिया है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होल रेज टू n,
सो इसको हम बोल देंगे मल्टीनोमियल। ओके, सो यहाँ पे 2 से अगर ज़्यादा है टर्म तो उसको हम बोल देंगे मल्टीनोमियल थियरम। अब इसका एक्सपेंशन लिखना है तो क्या लिखेंगे, देखो तो समेशन यहाँ पे हो जाएगा n इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल, यहाँ पे हो जाएगा a रेज टू R1, b रेज टू R2, c रेज टू R3। ओके, अगर इसका एक्सपेंशन लिखना है तो क्या लिखेंगे हम, समेशन n इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यहाँ पे हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल, R4 फैक्टोरियल, यहाँ पे हो जाएगा a रेज टू R1 इंटू बी रेज टू R2 इंटू सी रेज टू R3 इंटू डी रेज टू R4। ओके, सेम वे अगर इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 अप टू x के होल रेज टू n, तो इसका जो एक्सपेंशन है वो हम क्या लिखेंगे, n इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 आर के, यहाँ पे हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल डॉट 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 अप टू आर के फैक्टोरियल, और यहाँ पे हो जाएगा x1 रेज टू R1 इंटू x2 रेज टू R2 डॉट 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 एक्स के रेज टू आर रेज टू के। तो ये हो गया हमारा एक्सपांशन, और इसको हम बोलेंगे मल्टीनोमियल थियरम। ओके, अगर मैं बात करूँ ये वाले की, अगर यहाँ पे मैंने n की जगह पे 2 डाल दिया तो वो नोन है हमारे लिए, तो वही मैं ले रहा हूँ एग्जांपल में a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसका एक्सपांशन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ऐसा हो जाएगा। तो अब नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करो ना, कितनी हो रही है, 3 प्लस 3 6 हो रही है। तो इसके एक्सपांशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, तो ये हो जाएगी n प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1, इतनी टर्म्स हो जाएंगी नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब देखो इसके लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू है 2, k की वैल्यू है 3, तो कैलकुलेट कर लो। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 1, यहाँ पे 3 माइनस 1, ये हो जाएगी हमारी नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा 4c2 और 4c2 हो जाएगा 6। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, 6 है देखो तो। ओके, तो नंबर ऑफ टर्म्स इन मल्टीनोमियल थियरम इज इक्वल्स टू n प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1। तो ये हो गई है मल्टीनोमियल थियरम की टर्म्स। ओके, तो ये एक बार लिख लो आप, बाद में सम पर्टिकुलर केस जो है मल्टीनोमियल थियरम के वो हम ले लेते हैं। अब देखो तो ऐसा कुछ दे दिया है x प्लस वाई प्लस जेड होल रेज टू n, उसका अगर हमको एक्सपांशन लिखना है तो क्या हो जाएगा, समेशन यहाँ पे n इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ पे n फैक्टोरियल अपॉन R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल,
यहाँ पे हो जाएगा x रेज टू r1, y रेज टू r2, z रेज टू r3। अगर नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें, नंबर ऑफ टर्म्स, तो वो क्या हो जाएंगे, एन सी के की वैल्यू है 3, 3 माइनस 1, यहाँ पे k माइनस 1, सो 3 माइनस 1। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो हो जाएंगे n+2 C2, इतने टर्म्स होंगे इसके एक्सपांशन में। अब सेकंड केस में मैं कुछ ऐसा ले लेता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू होल रेज टू एन। इसका एक्सपांशन क्या हो जाएगा, समेशन आर एन इज इक्वल्स टू r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4। यहाँ पे हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल, r4 फैक्टोरियल। यहाँ पे हो जाएगा x रेज टू r1, y रेज टू r2, z रेज टू r3 एंड w रेज टू r4, ऐसा हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें, नंबर ऑफ टर्म्स, तो वो कितने हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा n+4 माइनस 1, 4 माइनस 1, तो वो हो जाएंगे n+3 C3। ठीक है, तो ये हो गए हमारे नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, सो आज हमने ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकालते हैं वो देखा, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट जो है वो कैसे निकालते हैं वो हमने देखा, और मल्टीनोमियल थ्योरम के बारे में थोड़ा पढ़ा है। तो ये थियरी जो है वो ठीक तरह से आप प्रिपेयर कर लो। आज का लेक्चर हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रेटेस्ट टर्म के क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट के सम एंड मल्टीनोमियल थ्योरम के रिलेटेड जो सम है वो करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय भारत, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली, बाय बाय।